अभी तक हमने देखा कि हम एक सिस्टम बन जाने के बाद किस तरह से उसके पोर्ट इवेंट्स पर या उसके पोर्ट इवेंट्स के सीक्वेंस को टेस्ट केस के तौर पर देख सकते हैं और वहाँ से सिस्टम की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या हम किस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस कम से कम टेस्ट केसेस के अंदर चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि सिस्टम में की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को भी टेस्ट किया जाए, वो कितनी सही चल रही हैं कितनी सही नहीं चल रही, ये भी देख लिया जाए। ट्रांजैक्शन से यहाँ मुराद है इस तरह की चीज़ें जैसे कि फ्लेक्स पर हम कोई कोर्स रजिस्टर कर लें तो कोर्स रजिस्टर करना एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। फ्लेक्स पर मैं आप लोगों की या स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर दूं तो ये एक और ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैं एक क्विज़ क्रिएट करके उसमें मार्क्स असाइन कर दूं, मार्क्स स्टूडेंट्स के एंटर कर दूं तो ये एक और ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ये ट्रांजैक्शंस एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है इस तरह के ट्रांजैक्शंस का। और यूज़ केसेस एक बड़ा वेल नोन तरीका है रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने का, और वो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करता है। यूज़ केसेस का काम क्या होता है? यूज़ केसेस का काम होता है कि वो यूज़र्स का पर्सपेक्टिव जो है वो उजागर करें। यानी a use case would tell how would an actor use the system or invoke a particular functionality of the system। ये जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या होगा? यूज़र ने कोई एक गोल मीट करना होगा, जैसे कि मार्क्स एंटर करना। तो यूज़ केस इज essentially a scenario that describes the use of a system by an actor to accomplish a specific goal। अगर हमारे पास यूज़ केस हों गिवन तो हमें टेस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे टेस्ट केस का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है इस सिनेरियो में, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक यूज़ केस होता क्या है, ताकि हमें समझ आ जाए कि इसको टेस्ट कैसे करना है। यूज़ केस एक सिनेरियो होता है, एक ऐसा सिनेरियो जो कि डिस्क्राइब करता है यूज़ ऑफ अ सिस्टम बाय एन एक्टर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गोल। यानी अगर स्टूडेंट्स फ्लेक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं टू रजिस्टर अ कोर्स, तो उनका गोल वहाँ पर क्या है? उन्होंने एक कोर्स लेना है इस दफ़ा, तो वो चाह रहे हैं कि फ्लेक्स पर उस कोर्स के साथ उनके नाम की एंट्री आ जाए। तो गोल था एक कोर्स को रजिस्टर करना। तो ये जो कोर्स रजिस्टर करने का सिनेरियो है, अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट कर दूँ एक ख़ास फॉर्मेट में, तो ये एक यूज़ केस कहलाएगा। तो हमें पता ही चला कि यूज़ केस इज़ अ सिनेरियो विच इन्वॉल्व्स एक्टर्स। एक्टर्स यहाँ पर कौन है? जिनको मैं यूजर्स कह रहा हूँ वो एक्टर्स हैं। यानी ये वो एक्टर्स जो हैं वो आमतौर पर पीपल होंगे। पास केसेस में अदर सिस्टम भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर कोई अगली एक्टिविटी पूरी करनी थी। A use case is defined from the perspective of the users। ये by definition इस तरह का ही होता है, और इसको हम कह सकते हैं बिल्कुल कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहा है एक यूज़ केस। यूज़ केस में जैसे हमने कहा कि पर्सपेक्टिव यूज़र वाला होता है, तो इंटरनल पर्सपेक्टिव जो होता है, ये इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम जो होती है वो फिर डिस्क्राइब नहीं की जाती, वो एलेबरेट नहीं हो रही होती। ये यूज़ केस के अंदर मतलब यूज़ केस की डेफिनेशन का पार्ट नहीं होता। तो आमतौर पर इंटरनल वर्किंग डिस्कस किए बगैर, इंटरनल वर्किंग डिस्क्राइब किए बगैर ही यूज़ केस लिखा जा रहा होता है। तो essentially it is a sequence of steps that describe the interactions between the actor and the system। यानी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होगा। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो असल में डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शंस। हमने इससे पहले भी देखा हुआ है कि इंटरेक्शंस जो होती हैं एक्टर की और सिस्टम की, वो टेस्ट केसेस का पार्ट बनती हैं। जैसे हमने एटीएम की एग्जांपल में देखा था कि एक अकाउंट होल्डर an account holder can actually insert a card and then enter a PIN code
and afterwards can make a transaction for withdrawal of money and get the money withdrawn, collect the card and leave. तो ये जो सारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमने बताया, इसमें हर स्टेप पे तकरीबन ऐसा ही है कि एक यूज़र काम करेगा और फिर एक एक्टर बताएगा कि सॉरी एक एक्टर एक काम करेगा और सिस्टम बताएगा कि इस एक्शन पर क्या किया जाएगा। सिस्टम वो एक्टिविटी कर भी देगा। तो सिस्टम की तरफ से हर एक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा होगा, सिस्टम के लिए हर सेट ऑफ एक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा होगा। तो ये हमारा एक यूज़ केस होता है। तो इस यूज़ केस को हम टेस्टिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये समझने के लिए या ये जानने से पहले हमें यूज़ केस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यूज़ केस किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर एक टेम्पलेट शो की गई है जो एलिस्टर कॉकबर्न ने अपनी जो उन्होंने सजेस्ट की हुई है और यूज़ भी की हुई है अपनी किताब के अंदर। इस यूज़ केस टेम्पलेट में हमें नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पर कुछ यूज़ केस कंपोनेंट्स हैं और राइट साइड पर उन कंपोनेंट्स की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ, डिस्क्रिप्शन मतलब वो जो कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू होगी हमारे यूज़ केस में वो बताई गई है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यूज़ केस आईडी है एक ऑप्शन, एक कंपोनेंट, यूज़ केस नेम है, गोल इन कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई डिटेल की ज़रूरत हो हमारा गोल क्या है ये यूज़ केस बनाने का या इस यूज़ केस को इस्तेमाल क्यों करेगा कोई एक्टर, कोई डिटेल गोल है तो वो बता दिया जाए। वरना ये जो डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर हमें यूज़ केस नेम लिखा हुआ रजिस्टर फॉर अ कोर्स, बहुत अक्सर औकात होता है ये कि इट इज़ इनफ टू टेल व्हाट डज द सिस्टम डू। वरना यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल्स इस काम के बता तो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्कोप, स्कोप ये कि सिस्टम लेवल का है या सिस्टम लेवल से पहले का सब सिस्टम लेवल का यूज़ केस है। बाज़ यूज़ केसेस हाई लेवल के होंगे और बाज़ यूज़ केसेस इतने हाई लेवल के नहीं होंगे। तो हाई लेवल के यूज़ केसेस हैं वो सिस्टम लेवल के ला रहे होंगे और जो यूज़ केसेस ज़रा सब सिस्टम लेवल के हैं वो इससे नीचे आ जाएंगे, हमें डिटेल थोड़ा ज़्यादा होगी और इसमें हम किसी एक मॉड्यूल को में भी फोकस कर रहे होंगे। तो स्कोप कोई भी हो सकता है इन दो तीन वैल्यूज़ में से, जैसे सिस्टम लेवल है, सब सिस्टम लेवल है, ये कॉर्पोरेट लेवल है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी बाय द एक्टर वो किस लेवल की एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी एक्टर का प्राइमरी टास्क कहला रहा है या वो एक्टिविटी एक फंक्शनैलिटी है जो एक यूज़ केस ने पूरी करनी है किसी और यूज़ केस के चलते हुए। नहीं होता ना कि एक यूज़ केस चल रहा है उस दौरान दूसरा यूज़ केस इन्वोक हो जाता है और वो वाला यूज़ केस इन्वोक होने के बाद काम मुकम्मल करता है तो पहला यूज़ केस अपना काम आगे जारी रखता है। तो ये लेवल अगर है तो ये सब फंक्शन का लेवल कहलाएगा। वरना ये टास्क प्राइमरी टास्क वाला लेवल कहलाएगा जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करते हुए बता रहा है कि अच्छा मैंने पहले सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में ये करना है, सिस्टम मुझे रिस्पॉन्स में ये देगा, मैं फिर अगला काम करूँगा। तो ये जो है ये प्राइमरी टास्क कहला रहा है। और इस रजिस्टर फॉर अ कोर्स वाले यूज़ केस का एक्टर कौन है, इसका एक्टर एक स्टूडेंट है। इसकी कुछ प्री कंडीशन है कि स्टूडेंट ने लॉगिन किया हुआ है इस सिस्टम के अंदर या इस एप्लीकेशन के अंदर। अब पोस्ट कंडीशंस दो तरह की हो सकती हैं, एक तो तब जब हमने इस कोर्स को इस यूज़ केस को चलाया और सक्सेसफुली सब के सब स्टेप्स चल गए, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी पोस्ट कंडीशन सक्सेस है। दूसरी है पोस्ट कंडीशन अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द यूज़ केस। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि अगर समहाउ यूज़ केस दरम्यान में कहीं रुक गया, उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हुई, किसी एक पॉइंट पे कोई मसला आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये पोस्ट कंडीशनल अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है। तो इस केस में हमारे सिस्टम की क्या स्टेट होनी चाहिए या डेटा की क्या स्टेट होनी चाहिए।
वो बताने के लिए हम ये वाला हिस्सा लिखते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि स्टूडेंट्स कोर्स लिस्ट इज अनचेंज्ड, तो एक फ़र्क तो ये एक तो पोस्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका अ, जो सिनेरियो है पूरी तरह नहीं चला, किसी पॉइंट पर आकर यूज़र ने क्विट कर दिया, या जैसे यूज़र ने कंफर्म नहीं किया फॉर एग्जांपल कोर्स सेलेक्ट करने के बाद कि हाँ जी मुझे कोर्स रजिस्टर भी करना है, तो ये इसका मतलब है, और उसके बाद क्विट कर गया या एग्जिट हो गया, तो इसका मतलब है कि द सिनेरियो वाज अनसक्सेसफुल एंड इट वाज नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया है कि ऐसे केस में स्टूडेंट की कोर्स लिस्ट शुड रिमेन अनचेंज्ड, हमारी पोस्ट कंडीशन। और ट्रिगर ट्रिगर बताता है एक यूज केस के बारे में कि ये यूज केस कब इन्वोक होगा। ये यूज केस कब इन्वोक होगा, कौन इन्वोक करेगा, ये चीज़ें ट्रिगर बता रहा होता है तक। इस टेम्पलेट में जो अगली चीज़ हमें नज़र आ रही है वो हमारा प्राइमरी फ्लो है, ये वाला यूज केस कंपोनेंट है। और प्राइमरी फ्लो कहते हैं इसको, ये सक्सेस फ्लो भी कहते हैं इसको, सक्सेस सिनेरियो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने सिस्टम की तरफ से और एक्टर की तरफ से किए गए एक्शंस को लिस्ट कर लेते हैं एक तरतीब के साथ, कि एक्शन ने जब इन्वोक किया था यूज़ केस, उसके बाद उसने क्या किया और सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, देन एक्टर को क्या करना पड़ेगा और सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे ए एस के फॉर्म में लिखी गई। ए स्टैंड फॉर एक्टर एंड एस स्टैंड फॉर सिस्टम। ए अगर लिखा गया तो उसका मतलब ए ये वाला काम करेगा, यानी एक्टर ये वाला काम करेगा। जैसे स्टेप नंबर 1 है कि एक्टर सिलेक्ट्स रजिस्टर फॉर अ कोर्स ऑप्शन फ्रॉम होम स्क्रीन। हमने देखा था कि प्री कंडीशन क्या थी कि एक्टर ने लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन करने के बाद उसको होम स्क्रीन नज़र आ रही है, वहाँ से उसने रजिस्टर फॉर अ कोर्स की ऑप्शन ली। इट कुड बी एन ऑप्शन जो कि बटन के ज़रिए दी गई थी या एक्शन लिंक के ज़रिए दी गई थी, बस वो ऑप्शन ले ली, अभी हमें इतना ही पता है। स्टेप नंबर 2 पे सिस्टम ने उसके अगेंस्ट को लिस्ट ऑफ ऑफर्ड कोर्सेज शो कर दिया। स्टेप नंबर 3 में एक्टर ने क्या किया, एक्टर यहाँ पर एक स्टूडेंट है, एक्टर ने क्या किया, एक्टर ने सिलेक्ट किया लिस्ट में से कोर्स, और सिस्टम को फिर उसके बाद क्या करना पड़ा, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, सॉरी डिस्प्ले द ऑप्शन टू सिलेक्ट सेक्शन ऑफ द कोर्स। सिस्टम अब ये कैपेबिलिटी देना चाह रहा है यूज़र को कि अब वो ये जो यूज़र है ये किसी एक सेक्शन को चूज़ कर सके। नंबर 5 में हम देखने कि यूज़र ने यानी एक्टर ने एक सेक्शन चूज़ कर लिया, तो अब सिस्टम का काम है, नंबर 6 में नज़र आ रहा है कि सिस्टम ने क्लास टाइमिंग उस सेक्शन की, उस चोजन सेक्शन की क्लास टाइमिंग डिस्प्ले करनी है, और साथ ही एक ऑप्शन देनी है जिसको इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट या एक्टर जो है इस केस में वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सके, यानी वो कह रहा है कि हाँ जी आई एग्री, ये वाला सेक्शन मुझे दे दें। नंबर 7 ए यानी कि एक्टर सिलेक्ट्स द कंफर्म रजिस्ट्रेशन थिंग, एंड नंबर 8 वुड बी कि आपके सिस्टम ने क्या किया, वंस द थिंग्स आर कंफर्म्ड, यानी वंस द लॉजिक इज वंस द रजिस्ट्रेशन इज कंफर्म, सिस्टम वुड ऐड द सिलेक्टेड कोर्स या जो भी उसका सेक्शन था टू द कोर्स लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी अब स्टूडेंट की कोर्स लिस्ट में ये नाम आ चुका है। और यही हमारी सक्सेस इसका प्री सक्सेसफुल पोस्ट प्रोडक्शन भी थी कि हमने जो सक्सेसफुल सिनेरियो के एंड होने पर हमने क्या करना है, हमने कोर्स को स्टूडेंट्स के लिस्ट ऑफ कोर्सेज में ऐड कर देना है, तो वही यहाँ पर लिखा गया। तो इस टेम्पलेट का जो अगला हिस्सा हम देखने जा रहे हैं उसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं, आए देखते हैं। हमारा जो अगला यूज़ केस कंपोनेंट है वो एक्सटेंशंस का या ऑल्टरनेट सिनेरियो के नाम से भी इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या होता है, ये आप समझ लें कि ये उन सिचुएशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है जो सिचुएशंस अराइज करती हैं व्हेन व्हेन अ प्राइमरी सिनेरियो कुड नॉट बी completed
बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। जैसे यहाँ पर दो ऑल्टरनेट सिनेरियोज लिखे गए हैं, 5B और 7B के नाम से उनको लेबल भी कर दिया गया है उनके स्टेप्स को। 5 पर क्या था, यूजर वॉज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ए सेक्शन। अब यूजर ने एक सिलेक्ट किया सेक्शन, वो सेक्शन फुल था। अब वहाँ पर सिस्टम को क्या करना था, एक्चुअली प्राइमरी सिनेरियो में सिस्टम ने यहाँ पर ये करना था कि उसने ये बताना था कि इस सेक्शन की टाइमिंग्स क्या है, और साथ एक ऑप्शन देनी थी टू कंफर्म। लेकिन अब सेक्शन फुल है तो सिस्टम के नॉट एक्चुअली टेल द टाइमिंग्स ऑफ द सेक्शन। अब ऑल्टरनेटिवली सिस्टम क्या करेगा, ऑल्टरनेटिवली सिस्टम वुड डिस्प्ले अ मैसेज दैट सेक्शन इज फुल। ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और उसके बाद शायद सिस्टम वुड स्टे देयर, स्टे ऑन द सेम पेज। इसको हमें लिख लेना चाहिए, स्टेज ऑन द सेम स्क्रीन। यहाँ पर लिख लेना चाहिए स्टेज ऑन द सेम स्क्रीन। मैं भी यहाँ पे स्टेज लिख देता हूँ, ये पूरा होना चाहिए था इधर। अच्छा, ये जो हमने लिख दिया इसका मतलब है हमने बता दिया कि प्राइमरी फ्लो में एक खास पॉइंट पर आकर प्राइमरी फ्लो की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी। जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा फ्लो इधर आ जाएगा, यहाँ पर आकर सिस्टम ने ये वाला काम करना है कि डिस्प्ले करना है एक मैसेज। 7B इज़ अनदर एग्जांपल जहाँ पर यूज़र ने असल में सिलेक्ट करना था कि मुझे ये रजिस्ट्रेशन मंजूर है एंड आई कंफर्म द रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसने सब कुछ सेक्शन वगैरह सेलेक्ट करने के बावजूद ये कंफर्म रजिस्ट्रेशन को क्लिक नहीं किया, इसको सिलेक्ट नहीं किया। इस केस में भी अब स्टूडेंट लिस्ट चेंज नहीं होगी, होगा क्या, सिस्टम वो डिस्प्ले मैसेज कि आपने मे बी कोई ख़ास टाइम एक्सपायर होने के बाद तक आपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं की, आपकी रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल हो गई है या आपकी रजिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल है, और सिस्टम भी क्या कि एग्जिट कर जाता है। इस तरह की चीज़ें हमारे ऑल्टरनेट सिनेरियोज में आ रही होती हैं। यहाँ पर सिर्फ दो सिनेरियोज दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा दो सिनेरियोज हों, दो से ज़्यादा भी सिनेरियोज हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं। फिर हमारे यूज़ केस के कंपोनेंट्स में एक सब वेरिएशंस हैं। इसका कंपोनेंट कहता है कि ये जो सारा प्राइमरी फ्लो या अल्टरनेट फ्लो ये सब कुछ चल रहा होता है, हमने एक असम्पशन लेके लिखा हुआ है कि ये शायद एक वेब एप्लीकेशन है और उसको यूज़र में भी वेब बेस्ड एक्सेस करेगा। लेकिन वेरिएशन ये हो सकती है कि स्टूडेंट जो है वो फ़ोन इस्तेमाल करे। यहाँ पे टेस्टर के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ जाती है। टेस्टर को पता है कि अगर एक सब वेरिएशन में एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि वेब पे एक्सपेक्टेड थी कि इस्तेमाल की जाएगी, उसको कोई फ़ोन पर भी इस्तेमाल करेगा तो अब क्या हो, क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है। शायद मुझे कुछ कंपोनेंट्स टेस्ट करने पड़ेंगे, मेरे स्क्रॉल बार से ही काम करती हैं या नहीं करती हैं, मुझे कुछ देखना पड़ेगा कि मेरी मेरी इन्फॉर्मेशन किस तरह से डिस्प्ले हो रही होती है फ़ोन के ऊपर, या इस तरह की बाकी चीज़ें। तो टेस्टर के पास अब यहाँ इस तरह की वेरिएशंस के बाद एक पॉइंट आ जाता है कि टेस्टिंग करते हुए उसने किन किन चीज़ों का मज़ीद ख्याल रखना है। फिर अगली चीज़ प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी में हम ऐसे समझने हैं कि कह रहे हैं कि कितना क्रिटिकल है ये वाला यूज़ केस फॉर द कस्टमर्स, वो इसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये यूज़ केस सही काम करे, या उनके लिए इस यूज़ केस की क्या इंपॉर्टेंस है इन द होल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ये जो क्रिटिकलिटी है ये वंस अगेन टेस्टर्स को कुछ बताती है। टेस्टर्स को क्या बताती है, वो बताती है कि ये यूज़ केस थॉरोली टेस्ट होना चाहिए। ऐसा यूज़ केस जो क्रिटिकल है उसको थॉरोली टेस्ट किया जाना चाहिए, उसको हम कुछ एरर्स के साथ कुछ फॉल्ट के साथ आगे पास नहीं कर सकते। फिर फ्रीक्वेंसी एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ केस कंपोनेंट है, वो भी साथ लिखा गया होता है। फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि ये वाली फंक्शनैलिटी या ये वाला यूज़ केस या ये वाली रिक्वायरमेंट कितनी मरतबा प्रोडक्शन में जाके हमें एक्सपेक्टेड है कि चलेगी। मसलन फ्लैक्स के केस में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन का फीचर है, जो कोर्स रजिस्टर करने वाली चीज़ है, वो उसी का यूज़ केस हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कोर्स रजिस्टर करने का यूज़ केस है। तो ये आम तौर पे कितनी मरतबा चलता है जी, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 4000 टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर लाहौर में, और ऑन एवरेज वो 5 कोर्सेज लेते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी में नज़र आ रही है कि 5 इंटू 4000 टाइम्स ये यूज़ केस एग्जीक्यूट हो रहा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स।
ये 4 वीक यहाँ पे क्यों लिख दिया, वो हम जब कुछ सेमेस्टर शुरू करते हैं तो अगले 2 वीक्स तक हमारे एयर ड्रॉप चल रहा होता है, और उससे कोई 1-2 वीक पहले शायद एयर ड्रॉप आता होगा। मैंने इस एजम्पशन के बेस पे 4 वीक पीरियड लिख दिया। यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेंशन की जा सकती है। इस फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है टेस्टर के लिए? टेस्टर देखिएगा कि कोई चीज़ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही हो, उसमें पहले पकड़ लेने चाहिए फॉल्ट्स हमें, क्योंकि अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो कस्टमर या यूज़र तो पकड़ ही लेगा, और जब वो पकड़ के दिखाएगा फॉल्ट्स तो हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना, उन फॉल्ट्स को फिक्स करने की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब हमें पता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होनी है तो हमें उसके अंदर जितने फॉल्ट्स उस फ्रीक्वेंट इस्तेमाल में पकड़े जा सकते हैं अभी पकड़ लेने चाहिए। अगर हम उनको डिफर करेंगे तो वो फॉल्ट्स, क्योंकि उसने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होना था ना, तो वो फॉल्ट्स आपका यूज़र पकड़ ही लेगा। तो फ्रीक्वेंसी को भी ज़हन में रखना चाहिए। जो चीज़ें लेस फ्रीक्वेंट होती हैं, लेस फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होनी हो, उसमें चांस है कि कोई ऐसा फॉल्ट एम्बेड हुआ हुआ है जो कि शायद अगले प्रोडक्शन में जाने के कुछ महीने तक कभी किसी को पता भी ना चले। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर यूज़ की फ्रीक्वेंसी लो होगी। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो यूज़ केसेस होते हैं उनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट करना चाहिए। फिर आगे कुछ मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर वो मैंने इस तरह से साथ ही डाल दी। ड्यू डेट इस टेम्पलेट की क्या है, मिसाल के तौर सॉरी इस यूज़ की ड्यू डेट क्या है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अप्रैल 5 लिख दिया। कंप्लीटनेस लेवल क्या है? कंप्लीटनेस लेवल से मुराद है कि ये हम वेरी हाई लेवल पर यूज़ केस लिख सॉरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या थोड़ी सी डिटेल लेवल पर दे रहे हैं। अगर हाई लेवल पर दे रहे हैं तो अभी इसका मतलब है कि शायद हमारी यूज़ केस की सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुई है, हमें इतना ही पता है कि यूज़ केस होगा, हमें उसके बारे में कोई ख़ास डिटेल नहीं पता। अगर हमने मिसाल के तौर पर मेन सिनेरियोज बड़े अच्छे से डिफाइन कर लिए हैं तो हम कह सकते हैं इसका कंप्लीटनेस लेवल 0.5 है। अगर हमने किसी हद तक एक्सटेंशन भी डिफाइन कर दी थी कि मेन सिनेरियो भी साथ ही डिफाइन कर लिया था, तो अभी भी हम कह रहे हैं कि 0.5 ही है इसका कंप्लीटनेस लेवल। लेकिन अगर हमने तमाम के तमाम एक्सटेंशंस, जितनी पॉसिबल एक्सटेंशंस थी वो मेंशन कर दी हैं, यानी फ्रॉम मेन सिनेरियो टू ऑल ऑल्टरनेट सिनेरियो, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, सब कुछ हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, वो हम लिख चुके हैं, स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो हम 0.8 लिख देते हैं कंप्लीटनेस लेवल को। और हमने अगर अपने यूज़ केस की बाकी भी सारी फील्ड जो भी हमने यहाँ पर देखी हुई यूज़ केस कंपोनेंट्स वाली फील्ड, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम था इन पिछली इस स्लाइड पे भी, इससे पिछली पे भी और उससे पिछली स्लाइड पर भी, हमने वो सब कुछ भी फिल किया हुआ है और यूज़ केस की को आइडेंटिफाई करके उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। फिर मेन सिनेरियो भी सही तरह से डिफाइन किया हुआ है, एक्सटेंशन भी डिफाइन की हुई है। तो उस केस में हम इधर 1 लिख रहे होते हैं यहाँ पर। इस वक्त अगर हम देखें, हम ये जूम कर लेते हैं कि हमने जो ऑल्टरनेट सिनेरियो लिखे ये ऑल ऑल्टरनेट सिनेरियोज हैं, इनके अलावा कोई और ऑल्टरनेट सिनेरियो नहीं आएगा। तो फिर हम इसको ऐसे केस में हम अपने इस यूज केस को हम कहेंगे 0 पॉइंट उसमें हम कहेंगे 0.8 इसका कंप्लीटनेस लेवल है, या इसका क्योंकि इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमें प्राइमरी को भी बड़ा अच्छा था मुकम्मल तौर पे हमने एक्सप्रेस कर लिया हुआ है या डिटरमिन कर लिया हुआ है, और हमने अपनी ऑल्टरनेट सिनेरियोज को भी मुकम्मल कर लिया हुआ है, एक्सप्लोर करके और डॉक्यूमेंट भी कर लिया हुआ है। ओपन इश्यूज का जो कंपोनेंट है या ये वाली जो फील्ड है, इस फील्ड का मतलब है कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि इस यूज केस के बारे में अगर कोई इश्यूज रिपोर्ट हुए थे वो अभी तक कोई अनरिजॉल्व तो नहीं, उनमें से कोई अनरिजॉल्व है तो उसको मेंशन कर लेना चाहिए, ताकि टेस्टर को भी पता हो कि ये वाला इशू अभी अनरिजॉल्व है। मैंने अपने टेस्ट केस के अंदर इसको एज ए फॉल्ट रिपोर्ट करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी नोन इशू है। अगर इश्यूज कोई नहीं है, ओपन इश्यूज कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट केस के बारे में तमाम इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। अब टेस्टर जो भी चीज़ डिस्कवर करेगा वो चीज़ इस फॉल्ट को, इस सिस्टम के अंदर या इस यूज केस के अंदर किसी न किसी फॉल्ट को डिस्कवर करने वाली चीज़ होगी।
तो जो मैंने टेस्ट केस यूज़ केस लिखते हुए जो टेम्पलेट इस्तेमाल की, उसका एक हिस्सा जो प्राइमरी फ्लो वाला था वो मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा टेस्ट केस है। इसको मैंने नाम भी दे दिया है flex111, जो मैंने अपना यूज़ केस का नाम का वो आईडी रखा था, उसके साथ मैंने एक अपेंड कर दिया है -1 कि मेरा उस यूज़ केस का पहला टेस्ट केस है, या उस यूज़ केस का टेस्ट केस नंबर 1 है, और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा एक टेस्ट केस है। ये किस तरह से टेस्ट केस है, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि सिस्टम ने हर यूज़र एक्शन के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट देनी है। जैसे नंबर 2 स्टेप जो है, ये मेरी सिस्टम की आउटपुट है और ये मेरी इनपुट थी। ये वो इवेंट है जो यूज़र ने करना है या जो एक्टर ने करना है, और नंबर 2 पर वो इवेंट है जो सिस्टम ने करना है। तो जो सिस्टम ने इवेंट करना है, ये मेरी एक्चुअली ये मेरी क्या चीज़ है, ये मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो हर दफ़ा ये मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही होती है, ये भी मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये भी मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। मैं एज ए टेस्टर ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि क्या एग्जीक्यूशन के बाद मेरी आउटपुट वही आई थी जो कि एक्सपेक्टेड थी। तो ये मेरे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये मेरा एक्चुअली बिहेवियर है। यहाँ पर हर जगह पर सिस्टम में कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, कोई चीज़ अपडेट करनी है, कोई डेटा स्ट्रक्चर अपडेट करना है, कोई वैल्यू अपडेट करनी है, यहाँ पर भी कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, या इधर भी कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है। ये सब चीज़ें मेरे एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं। तो मैं यूज़र की तरफ से कुछ इवेंट्स आई कैन सिमुलेट कि मैं कि यूज़र ने क्या किया और सिस्टम ने क्या उसके जवाब में किया, और इस सिमुलेशन के बेस में डिटरमिन कर सकता हूँ कि मेरा ये यूज़ केस सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, इस तरह से सिर्फ बना देना इज़ नॉट इनफ एज ए टेस्टर। हमें थोड़ा सा आगे जाना है इससे, यानी सिर्फ ये मेंशन कर देना कि ये मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट है, समझने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी इतना ही है कि ये हमारे इनपुट है 1, और 2 हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, फिर 3 एक इनपुट इवेंट है, और 4 हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर वाला इवेंट है। तो 2, 4, 6, 8 हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर के इवेंट्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इनपुट डेटा भी एग्जैक्टली मेंशन करना होता है, क्योंकि एक जो टेस्ट केस है इट डज नॉट स्पेसिफाई इनपुट डेटा। हमें चाहिए कि हम इनपुट डेटा सिलेक्ट करें। मसलन इस केस में मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने ये सारा कुछ चलाना है, तो मैं इसके साथ, यानी इस ट्रांजैक्शंस के सॉरी इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के इस तरह से लिखे जाने के साथ मैं एक चीज़ और डाल दूंगा। वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी इस तरह का इनपुट डेटा। इनपुट डेटा में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें स्टूडेंट का रोल नंबर बताने की ज़रूरत है कि हम किस स्टूडेंट रोल नंबर को इनपुट देकर ये तमाम के तमाम ये जो स्टेप्स है ये परफॉर्म कर रहे होंगे। बैक एंड पर हमने जैसे बात है टेस्ट डेटा है ये, तो सिस्टम के अंदर डमी वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी। बैक एंड पे हमने इस स्टूडेंट को एक्टिव किया हुआ होगा कि ये स्टूडेंट इस वक्त रजिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकता है, और इसने कुछ कोर्सेज पढ़े हुए होंगे, कुछ कोर्सेज नहीं पढ़े हुए होंगे। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हमने कुछ कोर्सेज ऑफर भी किए हुए होंगे बैक एंड पे अपने डमी डेटाबेस के अंदर ड्यूरिंग टेस्टिंग के। इधर तो मैंने C1, C2, C3, C4 लिखा हुआ है, एक्चुअली टेस्ट होते हुए ये इनका फॉर्मेट भी होना चाहिए जो हमारे प्रोडक्शन में सिस्टम का फॉर्मेट होगा। प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे कोर्सेज लिखने का फॉर्मेट होगा, कोर्स कोड होगा। कोई फॉर एग्जांपल मैथ 303, ये एक और कोर्स हो सकता था 303। फिर लिस्ट ऑफ सेक्शंस, क्योंकि हमें ऑप्शंस दिखानी है सेक्शंस की, हमें वो सेक्शंस की ऑप्शन दिखानी है, तो उसके बाद एक सेक्शन सिलेक्ट भी करना है हमारे एक्टर ने। तो यहाँ पर वो ऑप्शंस की लिस्ट भी पहले से पॉपुलेटेड होनी चाहिए हमारे डेटा के अंदर, हम क्या क्या ऑप्शंस दिखाएंगे, ताकि हम देख सकें कि एग्जिस्ट अगर एक सेट ऑफ सेक्शंस अवेलेबल हो तो क्या स्टेप 4 पर सिस्टम अप्रोप्रिएटली सारे सेक्शन लिस्ट दिखाता है या नहीं दिखाता। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमने यहाँ पर इनपुट डेटा दिया होगा। तो टेस्ट केस को बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक यूज़ केस लिखा हुआ है, ये लिख देने से हमारा टेस्ट केस नहीं कहलाएगा, हमें उसके साथ ही इनपुट फील्ड्स डालनी है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखा कि हम देख रहे हैं कि हमें नंबर 6 के अंदर टाइमिंग्स भी डिस्प्ले करवानी है। जब हमें टाइमिंग्स डिस्प्ले करवानी है, दैट मीन्स कि इनपुट डेटा में
हर सेक्शन के साथ कोई ना कोई टाइमिंग नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने डॉट 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 लगा के बता दिया कि और भी इस तरह के रिकॉर्ड्स पड़े हुए होंगे। और T1 T2 T3 T4 आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट टाइमिंग्स। असल में ये टाइमिंग इस तरह की हो सकती हैं कि ये मंडे, वेंसडे 8 AM फॉर एग्ज़ाम्पल, 8 to 9 AM, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हमारी इस तरह से टाइमिंग्स लिखी हो। ये मैं कह रहा हूँ कि समझ लें कि T1 मेरा इस तरह का है। जब T1 इस तरह का है तो T2 भी इस तरह कोई और वैल्यू होगी, T3 कोई और वैल्यू होगी, T4 कोई और वैल्यू होगी। तो अब मैं बिल्कुल देख सकता हूँ नंबर 6 के ऊपर कि जी एक सिलेक्टेड सेक्शन के लिए क्या ये क्लास टाइमिंग सही तरह से मेंशन हुई हैं या नहीं हुई, जैसी यहाँ पे लिखी गई थी वैसे ही मेंशन। ये जो टेस्ट केस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस भी किया था इसको। ये हमारे यूज केस के प्राइमरी फ्लो को देखकर बनाया गया है। तो उस प्राइमरी फ्लो के अगेंस्ट ये टेस्ट केस बना हुआ है। हमारे यूज केस के अंदर अगर हम याद करें तो दो मजीद सिनेरियोज मौजूद थे। वो प्राइमरी फ्लो या सक्सेस सिनेरियोज तो नहीं थे, वो ऑल्टरनेट सिनेरियोज थे। एक्सटेंशंस भी लिखा गया था उनको। अब हमें चाहिए ये कि जहाँ हमने सक्सेस सिनेरियो के लिए यूज केस टेस्ट केस बनाया है, वहाँ पर हम उन एक्सटेंशंस के लिए भी टेस्ट केस बनाएं। ये सिनेरियोज हैं क्या? ये सिनेरियोज असल में सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं। यहाँ चाहे वो सक्सेस सिनेरियो हो चाहे वो एक्सटेंशन हो, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो हैं जितने भी सिनेरियोज में मेंशन हुए हैं उन सबको टेस्ट कर लेना चाहिए। यानी कि एक यूज़ केस के लिए जो हमारे कम से कम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे वो होंगे द नंबर ऑफ सिनेरियोज, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ सिनेरियोज के। एक यूज़ केस में 4 सिनेरियोज हैं प्राइमरी फ्लो को मिला के, तो हम कहेंगे हमने कम से कम 4 टेस्ट केस बना लें तो हमने एक ख़ास लेवल की कवरेज कर ली है। वो कवरेज है क्या? हम कहेंगे कि हमने सिनेरियोज एक दफ़ा चला के देख लिए, प्राइमरी सिनेरियोज और ऑल्टरनेट सिनेरियोज दोनों के दोनों। इसमें वीकर लेवल भी हो सकता है कवरेज का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सिनेरियोज चलाएं और अपने ऑल्टरनेट सिनेरियोज को छोड़ दें। लेकिन ऑल्टरनेट को और सक्सेस को दोनों को चला लेंगे तो हमारा कवरेज थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और ये जो हम टेस्ट केसेस बनाना चाह रहे हैं फॉर प्राइमरी सिनेरियोज एंड ऑल्टरनेट सिनेरियोज, इनमें इनपुट डेटा होगा साथ। इनपुट डेटा साथ होगा तो हमारे टेस्ट केसेस कंप्लीट होंगे, वरना तो हमारे टेस्ट केस में यूज केस में फ़र्क ही कोई नहीं रहेगा। तो गिवन अ यूज केस, दिस इज हाउ वी कैन राइट अ टेस्ट केस। इस टेस्ट केस में हमने क्या किया, जो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने बताया था कि ये हमारा टेस्ट केस है, वो बिल्कुल यूज केस ही लिखा हुआ था, उसको हमने रीस्ट्रक्चर किया सच दैट इट लुक्स लाइक अ टेस्ट केस नाउ। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया कि टेस्ट डेटा को उसके साथ जोड़ दिए। हमने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर टेस्ट डेटा डाल दिए। हम अगर देखें पहली रो के अंदर, ये मैं एक टेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर, जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सिनेरियो दे रहा है हमारे फ्लेक्स टेट्रा 1 टेस्ट यूज केस का। स्टूडेंट 14L2345 selects register for a course option from home screen. एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो सिस्टम का है, या इसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट कह लें, उसमें हम दिखा रहे हैं कि सिस्टम ने अब लिस्ट ऑफ ऑफर्ड कोर्सेज दे देनी है निकाल के। यानी सिस्टम अब ये वाले ऑप्शंस भी देगा। ये हम अपनी एक्सपेक्टेड बिहेवियर में बताएंगे, वरना टेस्टर को पता नहीं चलेगा कि चीज़ सही चली है या नहीं चली। टेस्टर को देखना चाहिए कि जो हम वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मैंने स्टूडेंट का एक दफ़ा ही रोल नंबर डाला है, दोबारा नहीं डाला। स्टूडेंट सिलेक्ट C5 फ्रॉम द लिस्ट, यानी हम यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो इधर ऑप्शंस अवेलेबल थी उनमें से ही एक ऑप्शन चूज़ की गई है। इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन हमने चूज़ कर ली। रिमेंबर दिस इज सक्सेस सिनेरियो, इसलिए मैं वैलिड ऑप्शन ही लेता जा रहा हूँ आगे। अब मैंने C5 फ्रॉम द लिस्ट चूज़ कर लिया। अब सिस्टम को क्या करना चाहिए? सिस्टम को करना ही चाहिए कि सिर्फ C5 के सेक्शंस दिखाए मुझे, बाकी सेक्शंस मत दिखाए। तो दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब स्टूडेंट वंस अगेन इसी में से कोई एक चूज़ करेगा, वो उसने C5C चूज़ कर लिया।
अब सिस्टम को चाहिए कि कोई टाइमिंग डिस्प्ले करवाए, जो भी C5C की टाइमिंग अवेलेबल है। अब कुछ देर पहले जो मैंने टेस्ट डेटा दिखाया था उसमें मैंने T1 T2 लिखा हुआ था, यहाँ मैंने थोड़ा सा कंक्रीट लिख दिया। मंडे वेंसडे 10 से 11 बजे अगर टाइम है C5 के सेक्शन C की, तो मैंने वो डिस्प्ले करवा दी है। सिस्टम should also show an option to confirm registration in the selected course। यानी अब सिस्टम ने एक इनपुट लेनी है ना यूज़र से, तो ये भी मेंशन करना चाहिए कि सिस्टम ने अब इनपुट एक्सपेक्ट करनी है। स्टूडेंट ने वो इनपुट दे दी, उसने रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दी, तो अब हमारे सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम ने रोल नंबर 14L2345 की कोर्स लिस्ट के अंदर C5 का सेक्शन C डाल देना है। तो ये हमारा प्राइमरी फ्लो के अगेंस्ट जो टेस्ट केस है वो मुकम्मल हो गया। इसमें हमने अपना टेस्ट डेटा भी इस्तेमाल कर लिया। इसको हम टेस्ट डेटा कह रहे हैं। इनपुट डेटा सिर्फ वो होता है जो इनपुट वैल्यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ पर जैसे कोर्सेज के नाम हैं या सेक्शंस हैं, ये इनपुट तो कहीं से नहीं आ रहे, ये तो सिस्टम ने कहीं से बैक एंड से अपनी रिपोजिटरी से उठा के लाने होंगे शायद। तो इनको हम टेस्ट डेटा कह रहे हैं। तो टेस्ट केस का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया कि हमें एक यूज़ केस अगर गिवन हो तो हम टेस्ट केस किस तरह से टेस्ट केस के स्ट्रक्चर में कैसे उसको ढाल सकते हैं। इसमें मेन काम क्या है, मेन काम है टेस्ट डेटा का इस्तेमाल। बाकी तो देखा जाए तो एक यूज़ केस के अंदर एक्टर एक्शन और सिस्टम रिस्पॉन्स। अब हम ज़रा देखते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट शुड बी फॉलोड व्हेन परफॉर्मिंग यूज़ केस टेस्टिंग। ये कुछ चीज़ें करके हम अपने कॉन्फिडेंस ऑफ टेस्टिंग यूज़ केस को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हम चाहे काफ़ी अच्छी कवरेज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद देयर इज़ अ चांस कि हम कुछ एरर्स कुछ फॉल्ट्स अनकवर नहीं कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल टेस्टिंग छोड़ दें। हमें जहाँ तक हो सके लेवल्स ऑफ कवरेज अचीव करने होते हैं तमाम तरह की टेस्टिंग में। यहाँ पर अपनी टेस्टिंग के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो हमें कुछ समझ आती रहेगी, कुछ आसानी रहेगी। एक यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो हमने 2-3 स्लाइड्स पहले भी देखी है कि वी शुड क्रिएट एटलीस्ट वन टेस्ट केस फॉर द मेन सक्सेस सिनेरियो। ये तो समझ आ गई कि एटलीस्ट वंस, हम ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, ये ज़रा सोचने वाली बात है। देन क्रिएट एटलीस्ट वन टेस्ट केस फॉर ईच एक्सटेंशन, ये भी बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस और समझ भी आती है। लेकिन ज़्यादा बन भी सकते हैं कि नहीं बन सकते? जब ज़्यादा बन ही नहीं सकते तो फिर हम यहाँ पे एटलीस्ट का लफ्ज़ क्यों लिख रहे हैं? देन एम्प्लॉय इक्वलेंस क्लासेस या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इनपुट डेटा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनपुट डेटा आ रहा है, या हमारे टेस्ट डेटा में ना सिर्फ इनपुट डेटा, टेस्ट डेटा में भी कहीं कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम चाहते हैं कि डिटर्मिन कर लिया जाए। कहीं किसी इस एग्जांपल में ना से किसी और एग्जांपल में फॉर एग्जांपल क्वांटिटी की वैल्यू आ रही है, उसको हम चाहेंगे कि बीवीए परफॉर्म कर लिया जाए उसके ऊपर, या किसी जगह पर कोर्सेज के ग्रुप्स बने हुए, कोई ग्रेजुएट कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को अलग अलग रखा हुआ है, उनके ऊपर हमारे सिस्टम ने कुछ मुख्तलिफ बिहेव करना होता है। फॉर एग्जांपल फ़ीस कैलकुलेट करते हुए, या क्रेडिट आवर्स के हिसाब से ग्रुप्स बने हुए हैं कि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 4 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। इन पर भी सिस्टम ने मुख्तलिफ बिहेवियर शो करने, तो उनको हम इक्वलेंस, उन तमाम इक्वलेंस क्लासेस को अपने टेस्ट डेटा में देकर चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ यूज़ केस। बिल्कुल इसी तरह से हम और भी क्या काम कर सकते हैं कि टू स्टार्ट विद हम नॉर्मल डेटा लें और ऐसी चीज़ें जो मोस्ट ऑफ्टन इस्तेमाल होनी है, जो ट्रांजैक्शन, उनको यूज़ करें। मसलन नॉर्मल डेटा हमारा इसी जो क्रेडिट आवर वाली एग्जांपल है कोर्सेज वाली, उसमें 3 क्रेडिट आवर का कोर्स सबसे नॉर्मल वाली एग्जांपल है और उसी के अंदर लोगों ने रजिस्टर करना होता है ज़्यादातर। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं और फिर हम एक क्रेडिट के कोर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, 4 क्रेडिट के कोर्स को भी चेक कर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल पर इन कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बाज़ बात अगर पॉसिबल हो तो प्री कंडीशंस वायलेट भी करके देखी जा सकती हैं। यानी जैसे प्री कंडीशन हो सकती है कि यूज़र ने लॉगिन किया हुआ हो
और हम लॉगिन किए बगैर कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करके देख लें। हमने एक प्री कंडीशन वायलेट कर दी, बिल्कुल ऐसी ही कोई प्री कंडीशन थी कि जी कोर्सेज की लिस्ट पहले से पॉपुलेटेड है और हम वो लिस्ट पॉपुलेट किए बगैर उस लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर लें, ये भी एक प्री कंडीशन वायलेट की गई है। यानी ये कोई कोर्स ऑफर हुआ नहीं है और हम उसको रजिस्टर करने की ट्राई करें किसी तरह से, ये भी एक वायलेशन ऑफ प्री कंडीशन है, क्योंकि कोर्सेज की लिस्ट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑफर कैसे कोई कोर्स रजिस्टर कैसे हो सकता है जब तक वो ऑफर नहीं हुआ। इफ अ ट्रांजेक्शन इज लूप्स, लुक फॉर द लॉन्गेस्ट मोस्ट कॉन्वोल्यूटेड पाथ। शुरू में बिल्कुल हमें चाहिए कि हम एक एक टेस्ट केस अपने मेन सक्सेस सिनेरियो का भी कम से कम रख लें, कम से कम एक, और एक्सटेंशंस का भी कम से कम एक, और फिर हम नॉर्मल डेटा से शुरू हों और थोड़ा सा डेटा के साथ भी प्ले अराउंड। आफ्टर दैट हम ऐसी ऐसे पॉइंट्स पे हमें लेने चाहिए कि हमारे वो कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें लूप्स आती हैं, और यानी हमें कुछ काम दोहराने पड़ते हैं। और ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में या ऐसे ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड पाथ लेना चाहिए जिसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हो, पहले एक काम किया फिर दूसरा काम किया फिर तीसरा काम किया। जैसे कि हम किसी एटीएम पर जाएं और वहाँ पर पहले एक कार्ड गलत एंटर करके देखें, फिर सही एंटर करके देखें, फिर सही कार्ड के ऊपर एक गलत पिन एंटर करके देखें, फिर दूसरी मरतबा गलत पिन एंटर करके देखें, फिर सही पिन एंटर कर दें, फिर कुछ ट्रांजैक्शंस गलत करें, कुछ नेगेटिव नंबर्स में, मतलब इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। और हम जो लूप्स हैं जिसके हम बार बार पिन ऐड कर रहे थे या बार बार एक कार्ड वैलिड या इनवैलिड ऐड कर रहे थे, ये हमारे लूप्स हैं। इन लूप्स को जितना हम बड़ा करके कोई लॉन्गर पाथ ले सकते हैं उसको ट्राई कर लेना चाहिए। इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी बदल सकते हैं। लॉजिकल ऑर्डर था कि जी पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा। फॉर एग्जांपल पहले कोई क्वेश्चंस का पूल बनेगा, फिर उसमें से उसमें क्वेश्चंस डाले जाएंगे, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस चूज करके क्विज बनाया जाएगा। फिर कहीं जाके हम उसको कंडक्ट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम पहले क्विज बना लें और बाद में क्वेश्चन पूल से क्वेश्चंस उठा के इस क्विज में डालें तो क्या होगा। हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मसला तो नहीं है, मसला होना तो नहीं चाहिए। कहाँ पे कैसे क्या था, लेकिन अगर क्विज पहले बना हुआ हो और बाद में क्वेश्चंस उसमें ऐड किए जाएं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये ट्राई करने के लिए हम एक डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। Also we can test exceptional conditions such as हम देखना चाह रहे हैं कोई एप्लीकेशन है वो लो डिस्क स्पेस के केस में कैसे बिहेव करेगी, या जब मेमोरी लो होगी तब कैसे बिहेव करेगी, जब कनेक्शन लूज कर देगी तब कैसे बिहेव करेगी। तो इन तमाम गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो दो चीज़ें कम से कम हमें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि एज ए टेस्टर हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमारा मकसद ये है कि इस एप्लीकेशन को या इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर टेस्ट को किसी न किसी तरह से हम फॉल्ट फ्री करें, और हम यहाँ पे जितने फॉल्ट्स हो सकते हैं उतने फॉल्ट्स पकड़ लें। यानी हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कुछ ऐसे काम करें कि ये सिस्टम मिसबिहेव करे। ये सिस्टम का मिसबिहेव करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब सिस्टम मिसबिहेव करेगा तो हमने फॉल्ट्स अनकवर कर लिए और इवेंचुअली हमारी टीम की तरफ से बना हुआ सिस्टम इन फॉल्ट्स के बगैर आगे जाएगा। यानी ये वाले फॉल्ट्स हम ठीक भी कर चुके होंगे ना, उसके बगैर आगे जाएगा। दूसरी चीज़ हमें सामने नज़र आती है, वो नज़र आती है कि हमें शायद कुछ टूल सपोर्ट चाहिए होगी इधर भी। मतलब ये सारे काम लूप्स को बार बार चलाना या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बार बार बदल के ट्राई करना, फिर वही यूज़ केसेस वही सिनेरियोज बार बार मैन्युअली चलाना, देन ऐसी कंडीशंस ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर लो डिस्क स्पेस हो या लो मेमोरी हो या कनेक्शन कभी आए कभी जाए, ये चीज़ें ट्राई करना फिज़िकली शायद इतना आसान नहीं है। तो हमें यहाँ पर शायद कोई ना कोई सिमुलेशन चाहिए होगी, तो कुछ टूल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे इस तरह के सिनेरियोज के लिए जो हमारी मदद करें। और ये टूल्स यकीनन मौजूद होते हैं। अभी
कुछ ही लेक्चर्स के बाद, कुछ ही सेशंस के बाद आप लोग अपने अपने जो टूल्स हैं वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। उसमें से कोई एक ग्रुप इस तरह के टूल भी सिलेक्ट कर सकता है जो हमें यूज़ केस टेस्टिंग में मदद देते हैं। वो टूल सेलेक्ट करके आप इवेंचुअली कोई ना कोई एग्जांपल उसके ऊपर एग्जीक्यूट करके देख रहे होंगे टूल्स के ऊपर।